हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर में जो पब्लिश होता है वही उसी का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर अभी व्हाट्सएप पे मतलब बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। ये आपने इसके पहले भी देखा होगा, ओके, वीडियो स्टार्ट होने के पहले भी आपने ये देखा होगा, जिसमें क्या बोला गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें CEN बोला जाता है। इसमें CEN का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ओके, तो ये जो नोटिस नंबर गया है 01/2024, ओके, तो उसमें क्या बोला गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। ओके, तो इसमें बेसिकली हम लोग नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है, ओके, तो जो RRB होता है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है ना दोस्तों, उसमें नर्सिंग ऑफिसर को ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। ओके, तो काफ़ी बच्चे ऐसे परेशान हो रहे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोनों भी पोस्ट जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है, ये सभी को पता है दोस्तों। बाकी का जो ये नोटिफिकेशन है ये बाकी का सभी को पता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली आपका सिलेबस क्या होने वाला है, ओके, जो आपकी एग्जाम रहेगी RRB की, नर्सिंग ऑफिसर या फिर हम लोग उसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोल सकते हैं, तो सिलेबस क्या रहेगा, आपको बुक्स कौन से यूज़ करने हैं इसके प्रिपरेशन के लिए है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले ये जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 16 सितंबर 2024। ओके, तो लास्ट डेट जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, 16 सितंबर रहेगी। और आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो RRB की रिस्पेक्टेड साइट रहेगी। ओके, तो रिस्पेक्टेड साइट मतलब क्या, देखिए दोस्तों, इसके पहले मैंने एक RRB का वीडियो बनाया था जिसके अंदर में मैंने आपको पूरे जितने कुछ डिवीज़न में जितनी कुछ वैकेंसीज है वो सभी उसमें डिस्कस किए थे हमने। ओके, तो वो वीडियो आपने अगर देखा नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो हर डिवीज़न की अलग अलग वैकेंसीज है, ऐसे टोटल 21 डिवीज़न जो है दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट होने वाली है। तो 21 डिवीज़न की टोटल वैकेंसी अगर मिलाते हैं तो अभी वो 713 वैकेंसीज है। ओके, कितनी वैकेंसीज है, 713। ओके, तो अभी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, जो रिस्पेक्टेड डिवीजन से आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है। अभी जैसे मुझे मुंबई डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना होगा तो मैं मुंबई डिवीजन की वेबसाइट पर जाके वहाँ से अप्लाई करूँगा, या फिर कोई अगर ऐसा पर्सन होगा जिसको मतलब अजमेर डिवीजन से अगर अप्लाई करना है तो वो अजमेर की वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ से अप्लाई कर पाएगा। ओके, तो उसकी जो वेबसाइट है दोस्तों इसी नोटिफिकेशन के आपको नीचे में दिखाई देंगे, हम लोग आगे में वो देखने वाले हैं। ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या बोला गया है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे, तो देखिए दोस्तों, ये आपके एप्लीकेशन जो है ये 17 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 16 सितंबर 2024 और रात के 11:59 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो वैकेंसीज की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डाइटिशियन है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस, तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। ओके, तो हम लोग स्पेशली जो नर्सिंग ऑफिसर, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, नर्सिंग ऑफिसर बोलेंगे या फिर इसे ही हम लोग स्टाफ नर्स बोल सकते हैं। पहले इसका नाम स्टाफ नर्स था दोस्तों RRB में, अभी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर RRB में, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऊपर की जो पोस्ट रहती है दोस्तों वो सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। ओके, क्या होता है, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, और उसके आगे की उसके ऊपर की जो पोस्ट रहती है दोस्तों उसे चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। तो हम लोग ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट देखते हैं, तो इसमें पे लेवल कौन सा रहेगा, आपका 7th लेवल रहेगा, जिसमें आपका इनिशियल पे मतलब दोस्तों यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 44,900, ये एक्चुअली बेसिक है। इसके ऊपर आपको TA DA HRA ये सब कुछ मिलता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है दोस्तों C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो ये हमारे पोस्ट के लिए लागू होता है। ओके, जिसमें डिस्टेंट विजन रहता है, ओके, और हियरिंग कैपेसिटी वगैरह वो सब कुछ देखते हैं, उसमें स्नेलेंस चार्ट वगैरह भी देखते हैं। तो इस टाइप का आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर एज की बात करते हैं दोस्तों, तो एज जो दी गई है इसमें कितनी दी गई है, मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 43 ईयर्स। तो ये मैक्सिमम 43 ईयर्स होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है, ये UR कैंडिडेट्स के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनके लिए। लेकिन
जो SC ST OBC कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन के यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें कुछ भी कहीं पर भी डिटेल में मेंशन नहीं। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ओके, इसका डिटेल नोटिफिकेशन कब आने वाला है? आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर में इसका डिटेल नोटिफिकेशन हर डिवीज़न की वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है। ओके, और टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 713। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में क्या बोला गया है? अपर एज लिमिट इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट। तो ये 3 ईयर्स किसके लिए है दोस्तों? ये नहीं बोला गया है। ओके, तो ये SC ST के लिए और OBC के लिए भी रह सकता है, मैक्स टू मैक्स 43 ईयर ऐसा बोला गया है। लेकिन जब तक के डिटेल नोटिफिकेशन आता नहीं है तब तक के हम लोग इसको, तो इसे हम लोग जस्ट ऐसे ही कंसिडर करेंगे, 43 ईयर मैक्सिमम एज है। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है? एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मैक्सिमम 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ऐसे बोला गया है। एज क्या बोला गया है? एज एज ऑन 1/1/25 फॉर डिटेल प्रिफरेंस प्रीफर टू CN नंबर 04/24। ओके, तो ये जो डिटेल नोटिफिकेशन रहेगा दोस्तों, तो उसी के लिए वो जो एज क्राइटेरिया है ना, उसी में हमें क्लियरली पता चलेगा। ओके, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये हमें कौन सी इसमें ऐड किया गया है? C1 में। ओके, C1 हमारे लिए लागू रहेगा, तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में रिजर्वेशन SC ST OBC NCL EWS एक्स सर्विसमैन एंड PWBD कैंडिडेट, ये सभी के लिए रिजर्व कैटेगरी हॉरिजॉन्टली रिजर्व रहती है। ओके, फिर वो जैसे ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इसके लिए कितनी वैकेंसीज है। फिर उसके बाद में मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहता है दोस्तों, आपका CBT होता है। ओके, CBT मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर देखे होंगे, या फिर 2015 में भी एक बार एग्ज़ाम हुआ था, तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों 2019 और 2015 का, ये मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था। ओके, 2015 का 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था, और जो 2019 का एग्ज़ाम है वो टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके, क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर डिसाइड होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। ये जो फीस है दोस्तों, ये जो UR कैंडिडेट्स है, ओके, UR कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़ होता है। लेकिन दोस्तों, ये 250 रुपीज़ जो होते हैं ये रिफंडेबल होते हैं। जब आपकी एग्जाम पूरी कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस रहते हैं वो डिडक्ट करके बाकी के जो चार्जेस रहते हैं वो सब आपको वापस मिल जाता है। फिर उसके बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया है? फॉर डिटेल प्लीज रेफर CN 04। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, मतलब जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही बोला गया है। और हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल 21 डिवीज़न है। 21 डिवीज़न में देखिए, अहमदाबाद हो गया, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल। तो जो डिवीज़न से आपको फॉर्म फिल करना है, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अगर मुंबई से फॉर्म भरना है तो मैं मुंबई की जो वेबसाइट रहेगी, तो देखिए यहाँ पर मुंबई की वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, तो ये वाली वेबसाइट पे मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं पटना से अगर फॉर्म भरना चाहता हूँ तो यहाँ पर पटना की वेबसाइट दी गई है। अगर कोई पर्सन तमिलनाडु से बिलोंग करता है और चेन्नई से फॉर्म भरना चाहता है तो ये वाली वेबसाइट, तो पर्टिकुलर जो मतलब डिवीजन से आपको अप्लाई करना है वही वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई है और एलिजिबिलिटी दिया गया है। तो ये सब जो रहेगा दोस्तों, ये सब आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियरली दिया गया रहेगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहना चाहिए। जो जब आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के बाद में भी ये एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, बाकी की भी चीज़ें रहेगी, बाकी का जो कम्युनिकेशन रहेगा आपके मोबाइल नंबर और एडमिट कार्ड ईमेल पे ही होता है। ओके, क्लियर है? तो अभी यहाँ पर ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था, तो यहाँ पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। लेकिन इसके बाद की जो बात है दोस्तों, कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, बुक्स कौन से यूज़ करना है, सैलरी पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी रहेंगी, तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो है क्या बोला गया है यहाँ पर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2024। ओके, तो इसको ही हम लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलेंगे। तो देखिए, ये RRB स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2024। तो पोस्ट नेम क्या है हमारे, पोस्ट कौन सी है? स्टाफ नर्स, या फिर उसको हम लोग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी, तो देखिए दोस्तों, पहला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 678 थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें क्या है, 713 वैकेंसीज है। एग्जाम का अगर ड्यूरेशन बात करते हैं तो एग्जाम आपकी CBT मतलब
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम रहेगी दोस्तों, और यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। फिर उसके बाद में है आपका एग्जाम ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन जो है दोस्तों आपका 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स का एग्जाम होता है, जिसमें 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ता है। ओके, कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 100 क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाता है, मतलब 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? 100 मार्क्स रहेंगे एग्जाम में। ओके, अगर आप कहीं पर भी गलत कर देते हैं तो आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब जब 3 आपके गलत हो जाएंगे तो 1 मार्क आपका वैसे भी डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे टाइप की ये निगेटिव मार्किंग दी गई है, मतलब एग्जाम स्कीम दिया है, मार्क स्कीम दिया है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ओके, तो एग्जाम पैटर्न में देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क अलॉटेड और ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब क्या होगा, जो आपके नर्सिंग के पूरे जो सब्जेक्ट्स है वो क्या रहेंगे, यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 70 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स कितने दिए जाएंगे? 70 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस। ओके, तो जनरल अवेयरनेस में देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स कितने दिए जाएंगे आपको? 10 मार्क्स। ओके, फिर उसके बाद में जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके, बेसिकली जो आपका मैथ्स और रीजनिंग बोलते हैं हम लोग, अरिथमेटिक और रीजनिंग वही है। तो इसमें ऐसे समझ के चलिए, जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन, तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क्स कितने हैं? 10 मार्क्स है। फिर उसके बाद में आता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो है दोस्तों ये कितना है? 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स रहेंगे। ओके, तो ये हो गए सब्जेक्ट्स। तो इसका अगर सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिलेबस हम लोग लेटर ऑन देखने वाले हैं। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए, 70 + 10 + 10 + 10 100 क्वेश्चंस, और मार्क कितने मिलेंगे आपको? 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1.5 आवर का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं, आगे है सब्जेक्ट्स। ओके, तो सब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे, आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ना है, OBGY पढ़ना है, MSN पेडियाट्रिक्स, CHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग। CHN मतलब ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। फिर उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट जो है आपके मेजर सब्जेक्ट्स है। देखिए, आप ऐसा बोल रहे होंगे कि यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी को मेजर सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस कम आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप कहीं पर भी कोई भी पेपर उठा के देखते हैं ना, तो माइक्रोबायोलॉजी हमेशा दिखता है आपको। जैसे आपको फाउंडेशन या फिर MSN के क्वेश्चन, पेडियाट्रिक्स के क्वेश्चन दिखते हैं, वैसे ही सेम आपको माइक्रोबायोलॉजी के भी क्वेश्चंस दिखते हैं, इसलिए मैंने इसको मेजर सब्जेक्ट में इंक्लूड किया हो। फिर उसके बाद में हमारे आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। तो माइनर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन, फार्मेकोलॉजी, साइकोलॉजी, रिसर्च, सोशियोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन और मैनेजमेंट। तो अभी कैसा होता था दोस्तों, अभी अगर हम लोग देखते हैं कि 2020 के पहले की जो एग्ज़ाम्स थे, ओके 2020 के पहले की जितनी कुछ एग्ज़ाम्स थी दोस्तों, उसमें ये जो आपका रिसर्च हो गया, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन जो सब्जेक्ट्स थे, ये सिर्फ एम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। ओके, सिर्फ और सिर्फ एम्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते थे। बाकी जो अदर्स एग्ज़ाम होते थे, कोई भी मतलब ESIC हो गया आपका, फिर उसके बाद में RRB हो गया, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम रहती थी, तो उसमें पूछा नहीं जाता था। लेकिन अभी 2020 के बाद में ऐसा हुआ है दोस्तों कि जितनी कुछ एग्जाम्स आती है, इवन आपने जो अभी रिसेंटली जो 7 जुलाई 2024 को ESIC का एग्जाम देखा होगा या फिर अपेयर किया होगा, तो वहाँ पर रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इससे हमें पढ़ के जाना है। ओके, तो इसमें देखिए जैसे आपके 70 क्वेश्चंस है ना आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के ऊपर, तो 70 में से जो अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, वो आपके मेजर सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे। ओके, और बाकी के जो रिमेनिंग मतलब 15 to 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, तो ये 15 to 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके माइनर सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। ओके, तो माइनर सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, फार्मेकोलॉजी में 2 क्वेश्चंस, साइकोलॉजी में 2 क्वेश्चंस, रिसर्च में 3 या 4 क्वेश्चंस पकड़ के चलते हैं। फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी में अराउंड 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, नर्सिंग एजुकेशन में 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैनेजमेंट के भी 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे इसको हम लोग 15 to 20 क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना है। इसमें आप अगर न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन, फार्मेकोलॉजी और साइकोलॉजी इसको इग्नोर कर देते हैं और मैक्सिमम फोकस आप मेजर सब्जेक्ट और ये बाकी की जो रिसर्च और मैनेजमेंट और नर्सिंग एजुकेशन है उस पर अगर भी देते हैं तो भी मोर देन इनफ है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है अदर सब्जेक्ट की। तो देखिए हमारा सिलेबस कैसे था कि जो 70 क्वेश्चन थे वो नर्सिंग के ऊपर थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अदर सिलेबस। तो अदर सिलेबस में जो 10 क्वेश्चन है वो आपके अरिथमेटिक और इसके ऊपर आने वाले क्या बोलते हैं मैथ रीजनिंग के ऊपर। ओके, तो 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के लिए पकड़ के चलिए और रीजनिंग के लिए 5 क्वेश्चन पकड़ के चलिए। तो हम लोग सेपरेट सेपरेट सभी का सिलेबस देखने वाले, अरिथमेटिक का और रीजनिंग का भी सेपरेटली देखने वाले। तो इसमें हम लोग जनरल अरिथमेटिक्स का देख लेते हैं। तो उसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मॉस, फिर उसके बाद में डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, पाइप एंड सिस्टम्स एंड कैलेंडर एंड क्लॉक। तो ये सभी सिलेबस आपको रहेगा। तो इसमें अगर मेजर सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो हर बार क्वेश्चंस पूछता है आरआरबी का, अगर पर्टिकुलर पैटर्न उठा के देखते हैं तो नंबर सिस्टम के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड मास के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रैक्शन के ऊपर पूछा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, परसेंटेज हो गया, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस और ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये मेजर सब्जेक्ट्स हो गए दोस्तों। तो ये इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछता है और ये पाइप एंड सिस्टम वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एज कैलकुलेशन। तो ये सभी जो है जो टिक करके दिया हो ये मेजर सब्जेक्ट्स है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स है बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है लेकिन कम क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो इसमें इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो मेन सब्जेक्ट्स है उसी के ऊपर आप फोकस करना है। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों अदर सब्जेक्ट में। अदर सब्जेक्ट में ये आ गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, ओके, सिलोगिज्म, फिर उसके बाद में जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, अजम्पशन। ओके, तो सिर्फ हमारे 5 क्वेश्चन पूछने वाले दोस्तों। तो इसमें हम लोग अगर मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, मेन टॉपिक की, तो ये एनालॉजी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर उसके बाद में रिलेशनशिप के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है, सिलॉग के ऊपर भी पूछा जाता है, फिर उसके बाद में वेन डायग्राम पूछता है दोस्तों, फिर उसके बाद में ये एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्शन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों जनरल अवेयरनेस। ओके, तो जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स में बेसिकली कौन से टाइप के करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जो स्पोर्ट के रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो पढ़ना पड़ेगा, जो अवार्ड के रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं वो भी पढ़ना है, अगर कहीं पर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है, ओके, मेजर बड़ी बड़ी पोस्ट रहती है वहाँ पर किसी की अपॉइंटमेंट हुई है तो वैसे टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ओके, जैसे स्पोर्ट में अभी जैसे T20 का वर्ल्ड कप हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर रिसेंट अभी करंटली ओलंपिक्स गेम्स चालू है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मतलब इस टाइप का सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। ओके, फिर जनरल इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, फिर स्पोर्ट्स हो गया, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, लाइफ साइंस मतलब बेसिकली आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है वही होता है। ओके, तो ये जो रहता है दोस्तों ये 10th स्टैंडर्ड जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस होता है इंटरमीडिएट के CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। तो CBSE के बुक्स आप CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं जो बुक्स बताऊंगा वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है, तो एक तो आपके पास में बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए दोस्तों, या फिर आपके पास में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। ओके, दो में से एक कुछ भी रहा तो भी चलता है, इसमें एक्सपीरियंस में कोई भी नीड नहीं है। ओके, एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं होती, बेसिक BSc या फिर पोस्ट बेसिक BSc। लेकिन दोस्तों अगर आपने GNM कर रखी है तो वैसी सिचुएशन में जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें GNM के लिए कोई किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी।
ओके, किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन 2024 का अभी तक के डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है दोस्तों, तो एक्सपीरियंस के बारे में मैं स्ट्रांगली कुछ बता नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर 2019 का डेटा उठाते हैं तो उसमें जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस की नीड नहीं थी। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग सैलरी के बारे में। तो सैलरी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो बेसिक होता है वो कितना होता है, 44,900 का बेसिक होता है। ओके, तो अभी अगर करंट डीए रेट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है अभी 50% का डीए रेट। ओके, तो अभी 1 जुलाई चली गई दोस्तों, तो डीए रेट तो हमारा रिवाइज हो जाएगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो करीब करीब 54% हो जाता है डीए रेट। ओके, तो हमें क्या करना है, ये 44,000 है तो उसके हमें 54% कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो 54% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो ये अराउंड 24,6 हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में टीए, तो टीए जो होता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में बिलोंग करते हैं। अगर आप एक सिटी या फिर वाई सिटी में बिलोंग करते हैं तो 3600 का टीए होता है, प्लस इसके ऊपर 54% का डीए मिलेगा। ओके, तो ये 55,444 हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर आप झेड सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 1800 रुपये का टीए होता है, और इसमें 54% अगर ऐड कर देते हैं। ओके, तो 1800 प्लस आप अगर 54% ऐड कर देते हैं तो ये अराउंड 2772 हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में एच आर ए भी दोस्तों एक्स और वाई सिटी और जेड सिटी का अलग अलग होता है। तो आप अगर एक सिटी में बिलोंग करते हैं तो एक सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 30% एच आर ए मिलेगा। मतलब आपकी जो बेसिक रहेगा, बेसिक है कितना आपका 44,900 का, अगर 30% निकालते हैं तो ये हो जाता है दोस्तों 13,470 रुपये। ओके, अगर वाई सिटी में बिलोंग करते हैं दोस्तों, वाई सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो वाई सिटी में वहाँ पर 20% का एच आर ए होता है, तो 20% मतलब 8980 हो जाता है। अगर आप झेड सिटी में अगर पोस्टेड होते हैं, ओके, तो झेड सिटी में एच आर ए रहेगा वो दोस्तों 4490 का एच आर ए रहेगा। ओके, मतलब 10% होता है, तो आप इसके अगर 10% निकालते तो 44। यूनिफॉर्म अलाउंस दोस्तों अभी तक के 7,200 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस था, लेकिन ये रिवाइज हो चुका है, ये 25% से बढ़ चुका है, तो ये अभी 9,000 हो गया है। ओके, फिर उसके बाद में डिग्री अलाउंस, तो देखिए दोस्तों ये डिग्री अलाउंस जो बीएससी जिनका कंप्लीट हुआ है, ओके, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी जिनका कंप्लीट हुआ है उन्हें डिग्री अलाउंस दिया जाता है। लेकिन जो जीएनएम कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का डिग्री अलाउंस नहीं मिलता। तो ये करीब करीब 1,100 रुपीज़ समथिंग है, 1,000 या फिर 1,100 रुपीज़ समथिंग मिलता है। फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म अलाउंस, तो पहले दोस्तों यूनिफॉर्म अलाउंस जो था ये 1,800 रुपये था, लेकिन अभी ये रेट रिवाइज हो चुके हैं, तो रेट रिवाइज ये 2,250 रुपये हो गए। तो अगर हम लोग एक सिटी की अगर बात करते तो एक सिटी में अराउंड 1 लाख सैलरी जाती है। ओके, ग्रॉस सैलरी 1 लाख जाती है। अगर वाई सिटी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी 90 to 95 के बीच में रहेगी। और अगर आप झेड सिटी में बिलोंग करते हैं, झेड सिटी में अगर पोस्टेड रहते हैं तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो करीब 85 to 90,000 के बीच में रहेगी। ओके, तो इस प्रकार का आपका सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम लोग बुक्स कौन से यूज़ करना है। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं कि सिलेबस वाइज देखते हैं कि बुक्स कौन से यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो मेजर कौन सा है, कंसर्न कौन सा है, नर्सिंग का जो सिलेबस है वो मेजर सिलेबस है दोस्तों। 70 क्वेश्चंस रहेंगे आपके नर्सिंग के रहेंगे। ओके, तो इसलिए आपको नर्सिंग के ऊपर फोकस करना है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ नर्सिंग के ऊपर फोकस करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, साथ में आपको जो अदर सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो नर्सिंग के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है दोस्तों, सबसे बेस्ट बुक बताता हूँ दोस्तों, तो वो है टारगेट हाई। ओके, और PR यादव बुक जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, हर एग्जाम में यूज़ करते हैं। तो PR यादव का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों भी यहाँ पर पढ़ना होगा। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो टारगेट हाई बुक दिया है और उसमें स्टार्टिंग में 70 से स्टार्टिंग के जो 7 to 80 पेजेस है वहाँ पर सिनॉप्सिस दिया है। ओके, एक शॉर्ट ऐसे मतलब बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना के दिया है 70 to 80 पेजेस में सिनॉप्सिस। तो वो सब सिनॉप्सिस आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो यही करना है कि सिनॉप्सिस पढ़ना है। अगर आप कोई भी 2018 से आज की डेट तक मतलब 2024 तक कोई भी एग्जाम उठाकर देखते हैं तो ये सिनॉप्सिस में से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। ओके, वो आपको वैसे क्वेश्चंस जो है वो हैंडी है, वो आपके हाथ में है,
अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इजीली आप वहाँ पर स्कोर कर पाएंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो स्कोर तो होने से रहा। ओके, तो उसके बाद में जैसे ही आपका सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाता है वैसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, वॉल्यूम 1 को स्टार्ट करना है, पी आर यादव की। ओके, तो वॉल्यूम 1 में क्या करना है दोस्तों, कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे अभी मैं एमएसएन पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो एमएसएन स्टार्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं रीनल सिस्टम स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, क्या किया मैंने, एमएसएन में रीनल सिस्टम स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं इसकी थ्योरी पहले कवर कर दूंगा। ओके, क्या करूंगा, मैं इसकी थ्योरी पहले कवर कर दूंगा, फिर उसके बाद में टारगेट हाई में जो जितनी कुछ थ्योरी दी गई है दोस्तों उसे भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद में रीनल सिस्टम के मैं जो एमसीक्यूज रहेंगे वो मैं एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दूंगा। पहले तो मैं पीआर यादव की बुक से एमसीक्यू अटेम्प्ट करूंगा, फिर उसके बाद में टारगेट हाई बुक जो दी गई है दोस्तों उसमें से मैं एमसीक्यू कवर कर दूंगा। हो गया, सिस्टम 1 कंप्लीट हो गई। मैं लेटर ऑन सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4 ऐसी ये सब बुक। देखिए दोस्तों, आपकी जो एग्जाम रहेगी ये अक्टूबर के लास्ट वीक तक हो जाएंगे। ओके, थर्ड नहीं तो फोर्थ वीक में। ओके, थर्ड और फोर्थ वीक में हो जाएगी। कौन सी, इसमें अक्टूबर महीने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में 2 महीने का या फिर 60 दिन का टाइम है, ऐसे समझ के चल सकते हैं। तो 60 दिन में दोस्तों इतना सब आपको करना है, तो इसके लिए मिनिमम 8 to 9 या फिर 9 to 10 आवर्स आपको स्टडी करना ही है। जब आप 9 to 10 आवर्स स्टडी करेंगे तभी इतना सारा सिलेबस आपका कवर हो पाएगा और आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपको अगर इतना ओवर बर्डन लग रहा होगा कि सर कुछ भी बता रहे, इतना पॉसिबल है क्या सही में कि पीआर यादव की पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद में टारगेट हाई की थ्योरी पढ़ो, फिर पीआर के एमसीक्यू पढ़ो, फिर टारगेट हाई के एमसीक्यू पढ़ो, सही में पॉसिबल है क्या दोस्तों? पॉसिबल अगर नहीं भी होगा तो भी हमें उसे पॉसिबल करने की कोशिश करना है। हमें हमारे 90% नहीं, पूरे 100 के 100% नहीं, हमें 101% हमारे पुट करना है। ओके, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी लिमिट पुश कर सकते हैं उतनी आपको लिमिट पुश करना है और आपको आगे बढ़ना है और आपको वो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करना है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे देखा जाए तो आरआरबी 2019 का जो आरआरबी हुआ था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मैंने 18 to 20 डेज में इसका प्रिपरेशन करके मैंने ये पोस्ट निकाला हूँ दोस्तों। ओके, तो आपके पास में तो स्टिल आप 60 डेज का टाइम है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिए कि करना है भाई, मुझे पास होना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप करना ही होगा। ओके, फिर ये हो गया हमारा नर्सिंग का सब्जेक्ट। फिर आगे देखते हैं दोस्तों अदर सिलेबस के बारे में। ओके, तो अदर सिलेबस में जो आपका जनरल अवेयरनेस है। ओके, जनरल अवेयरनेस के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। डेली आधा घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जितने कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे आपके इससे कवर हो जाएंगे, किससे, न्यूज़पेपर से। और साथ में एक कोई भी मैगजीन उठा सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की। मैं एक ऐसे पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं कर सकता। करंट अफेयर्स के लास्ट 2 से 3 महीने की जो करंट अफेयर्स है, मतलब अभी जैसे अगस्त मंथ चालू है दोस्तों, आप एक काम करिए, जो मई महीना हो गया, जून महीना हो गया, जुलाई महीना हो गया, ये यहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी के सभी आपके कवर हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में और क्या बोला गया था दोस्तों, जो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री वगैरह हो गया। तो ये सब जो है ना दोस्तों, ये जितना कुछ इंडियन ज्योग्राफी के वगैरह का बोला गया है, ओके, इंडियन ज्योग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ओके, इंडियन पॉलिटी हो गया, ये सभी के लिए एक ही बुक इनफ है दोस्तों, वो है लुसेंट की बुक। ओके, कौन सी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा? लुसेंट की एक बुक आती है जिसमें थ्योरी दिया गया है और साथ ही में दोस्तों एकदम शॉर्ट ऐसे पॉइंट्स में काफ़ी अच्छे से एलाबोरेट किया गया है उस बुक को। छोटी सी बुक है दोस्तों लेकिन बहुत इफेक्टिव बुक है। आप अगर एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई भी पर्सन एसएससी का या फिर आरआरबी का प्रिपरेशन करता है तो लुसेंट पढ़ता ही है। ओके, लुसेंट पढ़ेंगे तभी आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री वगैरह सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये जो अदर वाला सिलेबस है। इवन देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो दूसरा जो सिलेबस था जनरल साइंस का, ओके, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंसेस मतलब बायोलॉजी, ये भी आपको आपका जो ये बुक है लुसेंट का जो बुक है, लुसेंट की बुक से आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होने वाला है। तो फिजिक्स में बेसिकली जो एसआई यूनिट्स वगैरह जो होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेवलेंथ वाले वगैरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूलाज वगैरह पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी में दोस्तों यहाँ पर बॉटनी का भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी जो बॉटनी का सिलेबस वगैरह रहेगा ये आप
लूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो प्रिपरेशन रहेगा दोस्तों आपको करना होगा। तो यहाँ पर हमने आपका जो सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, बुक्स कौन से आपको यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हो वो आपको समझ में आई होगी और आपकी जो अपकमिंग आरआरबी की एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हो वो हेल्पफुल रहेगी। अगर दोस्तों इस एग्ज़ाम के रिलेटेड मतलब आरआरबी के एग्ज़ाम के रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो और साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।